बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोग दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर। 21वीं सदी में पत्थरों के जमाने की याद ताज़ा हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आरओ प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पार्टी वसाइल और समाजी तंजीमों के इश्तराक से काम करेंगे। मुर्तजा वहाब का इल्जाम, सिंध में गैस और पानी का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। कहते हैं 5 माह हो गए, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। वज़ीर आला सिंध ने आवाज उठाई लेकिन मसला हल नहीं किया गया। PTI सिंध के साथ ज्यादती बंद करे। खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। FIA ने KKF की 3.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली। FIA हुक्काम के मुताबिक जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई थी। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को इरसाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है KKF की इमला को कब्जे में लेने की खबरों पर सख्त तशवीश है। खिदमत खल्क फाउंडेशन की गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी वफाकी हुकूमत और FIA से राब्ता करने के साथ साथ वकला से भी मुमकिन कानूनी हल के लिए मुशावरत कर रही है। एहतसाब अदालत ने साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद पर गुलिस्तान जौहर में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजाने को 2.5 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के रेफरेंस की समाअत हुई। नैब ने साबिक DC मलिक काजी जान मोहम्मद को हिरासत में ले लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने 11 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक साबिक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के मुतादिद केसेज हैं। रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट की है। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची में पानी के बहरान के हवाले से। और अगर ये कहा जाए कि पत्थरों के ज़माने की याद ताज़ा हो जाती है तो गलत ना होगा, क्योंकि लोग दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर अपने घर तक लाने पर मजबूर हैं। कराची में एक K4 कराची की पानी के लिए K4 का मंसूबा जो है वो जिसका ऐलान किया गया और उसके बाद 2010 में इसका तखमीना भी लगाया गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये सही तरह अवार्ड ना हो सका और बिल आखिर 2016 में ये अवार्ड किया गया FWO को। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से इसमें 50% की सब्सिडियरी भी ली गई, यानी 50% पैसे जो हैं, क्योंकि 25 अरब का मंसूबा था तो 12.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से लिए गए। अब ये मंसूबा K4 का मंसूबा जो है इसकी क्या पोजीशन है, कितने इस पे पैसे खर्च किए गए हैं, क्यों ये अल्तवा का शिकार है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और ओवरऑल कराची में जो पानी का बहरान है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर। बहुत शुक्रिया आपका जी। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में यानी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो कहा जाता है कि तकरीबन पानी में इसमें ठीक ठाक शॉर्टफॉल है, 650 MGD का तकरीबन शॉर्टफॉल समझा जाता है कि है जो कराची की पानी की रिक्वायरमेंट है। सर, क्या समझते हैं कि क्यों इतना इल्तवा हुआ ख़ास तौर पे K4 प्रोजेक्ट्स में, जबकि जब ये इनिशिएट किया गया था उस वक्त हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर भी इसका इल्तवा होता चला गया? बुलंद, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर हम देखें कराची की आबादी को तो 23 मिलियन की आबादी है, 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है। उसके हिसाब से जो पानी की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1100 MGD की रिक्वायरमेंट बनती है। वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड से भी कम पे अगर हम कैलकुलेट करें 35 गैलन पर पर्सन के हिसाब से। कराची को इस वक्त जो पानी का जो सिंध गवर्नमेंट कहती है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो कहता है 650 MGD वाटर कराची के लिए। अब 650 MGD वाटर में 100 MGD वो जो मिलता था वो हब डैम से मिलता था। बदकिस्मती से पिछले 2 साल से बारिशें इस शहर में नहीं हुई है तो वहाँ से पानी नहीं मिल पा रहा। 550 MGD रह गया। जो ये पानी है ढाबी से पंप होता है और वहाँ की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो है 450। उसकी वजह यह है कि 34 पंप वहाँ पे लगे हुए हैं जो ऊपर पानी फेंकते हैं और ग्रेविटी से कराची में पानी आता है। उस 34 पंप्स में से 12 पंप आउट ऑफ ऑर्डर हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि ये पंप 1959, 70 और 80s के ज़माने के लगे हुए हैं।
तो पंपिंग कैपेसिटी एक तो कम हो गई, 450 वहाँ से पंप होता है और लाइन लॉसेस के बाद कराची शहर को जो मिलता है वो 380 MGD वाटर, जो कि तकरीबन 30-35% बनता है टोटल रिक्वायरमेंट का। बड़ी बदकिस्मती है कि बार बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पिछले 11 साल में एक बूंद पानी भी कराची को एडिशनल नहीं मिल पाया, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो भी नहीं मिल पा रहा। अब इसके लिए K4 का मंसूबा शुरू हुआ, K1, K2, K3 हो गया था, K4 से 260 MGD वाटर कराची को मिलना था पहले फेज में, फेज वन में 3 फेजेस पे मुश्तमिल। जी हाँ, और टोटल जाके ये 650 MGD हो जाता। 25 बिलियन रुपीस से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, FWO को ये अवार्ड हुआ। फेडरल गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी 12.5 बिलियन, ये जब मैंने जिस दिन ओथ उठाया उसी दिन नेशनल असेंबली में ये बात हुई है, तो 12.1 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए सिंध गवर्नमेंट को। तो ये कब के दिए हुए पैसे? ये तो लास्ट पिछली गवर्नमेंट ने दिए हैं और काफ़ी अर्से से दिए हुए। और आपको ये सुन के भी हैरानगी होगी, मेरा ख्याल है कि वाटर बोर्ड का कोई नुमाइंदा आपको मिले तो उनसे भी जरा पूछिएगा। मैं करेक्ट भी करना चाहूँगा अपने आप को, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 9 से 10 बिलियन इस प्रोजेक्ट पे अभी तक खर्चा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा सिंध गवर्नमेंट ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट इस पे की ही नहीं है। जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको तो 1-2 मिनट में ये बता देता हूँ ताकि हमारी नाजरीन को भी मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं थोड़ा सा ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद है, लेकिन आप बात कंटिन्यू कर ले तो फिर हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसमें जो रुकावटें हैं, पहला फेज ये जो था 25 बिलियन का, इसमें अनफॉर्चुनेटली ना इसके पंपिंग स्टेशन इसमें शामिल है, ना इसकी पावर शामिल है, ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है लैंड एक्विजिशन, जो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, FWO की नहीं थी। मेरा ख्याल है कि 30-35 किलोमीटर की ये लेंथ, जो मुझे मालूम हुआ है 35 किलोमीटर ये जो लेंथ है इसकी, ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुई है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 8 केसेस चल रहे हैं। मेरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है कि कराची की पानी की सूरत हाल को देखते हुए इन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए ताकि ये K4 का मंसूबा आगे बढ़ सके। अब हमारे हिसाब से जो हमारी टेक्निकल कमेटी, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है, उसमें भी इस सिलसिले में बातचीत चल रही है और हमारी इन्फॉर्मेशन ये है, जो हमने कैलकुलेट किया कि अगले 4 साल में ये मंसूबा कंप्लीट होने नहीं जा रहा है। इसके ऊपर अब जो ये मंसूबा है 25 अरब से ये 75 से 80 अरब पहुंच गया है। अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल से कोई बात नहीं की। वो ये कहती है कि फेडरल अपने हिस्से की रकम दे दे। वो किस बेसिस पे दे? आप पूरा प्रोजेक्ट को टेक्निकली इवेल्यूएट होना चाहिए, जब तक ना करें उस वक्त तक नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे मैं वक्फा लेना होगा सर, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अनकरा से लाइव खिताब कर रहे हैं, तो यहाँ में छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं K4 के मंसूबे के हवाले से, जो कराची के पानी की फराहमी के लिए मंसूबा बनाया गया, ये अवार्ड भी किया गया, लेकिन अब तक क्या स्टेज है, क्यों ये लैतुलाली के शिकार है, इस हवाले से हम बात करें। अच्छा आफ्ताब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर जी। जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। असदुल्ला साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तकरीबन कितना पानी धाबे जी से प्रोवाइड किया जाता है कराची शहर को? धाबी जी से इस वक्त कराची शहर को 450 से 470 MGD के दरमियान में, क्योंकि फ्लक्चुएशन इसमें होती है, कभी इलेक्ट्रिक की वजह से और कभी पानी की हाइड्रोलिक की वजह से, तो 450 से 470 MGD की पंपिंग वहां से होती है। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या है कराची के पानी की? कराची की इस वक्त आपके गेस्ट में मैंने मालूम किया, आफ्ताब साहब मेरे सीनियर इंजीनियर भी हैं और मेरे सीनियर हैं बाय प्रोफेशनल, वो मुझसे सीनियर हैं और वो गहरी नजर रखते हैं इन चीजों पे। बेसिकली कराची की जो इस वक्त जो आज की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1100 मिलियन गैलन पर डे जी, ठीक है। और हम इस वक्त जो सप्लाई कर रहे हैं, पहले हमारे पास 2 सोर्सें थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सेकंड लाइफ लाइन है वो इस वक्त हमारी बंद हो चुकी है और उसको कहते हैं हब डैम। हब डैम से हमें 100 मिलियन गैलन पानी मिलता था, लेकिन आज पिछले एक माह से क्योंकि हब के इलाके में और बलूचिस्तान के इलाके में बारिशें न होने की वजह से हब डैम से हमें अब जीरो हमारी पोजीशन हो गई है। तो हब डैम का 100 मिलियन गैलन जो पानी शॉर्ट हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को मैक्सिमम देता था, एंड पार्टी जो है वो नॉर्थ कराची एंड नॉर्थ फैसलाबाद को भी देता था, लेकिन मैक्सिमम वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को देता था। अब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो उसकी लाइफलाइन है वो खत्म हो चुकी है 100 MGD की। तो जो इंडस का पानी है इस वक्त आपको शहर में बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज सर्दियों में भी नजर आ रही होगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो हमारे पे दूसरी हमारी फर्स्ट लाइफलाइन जो हमारी है वो है हमारी इंडस सोर्स, जिसको हम किंजर लेक भी कहते हैं, दाबेजी भी कहते हैं, नेक्स्ट हाईवे भी कहते हैं, वट एवर यू आप जो भी इसके चाहे नाम दे दें, लेकिन बेसिकली हम इसको इंडस सोर्स कहते हैं। उसका जो 450 मिलियन गैलन पानी इस वक्त जो हम इस कराची के जो साउथ और ईस्ट पार्ट को के लिए मख्तस था, उसमें से अब हमें पानी काट के जो है वो वेस्ट को देना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से इस वक्त सर्दियों में भी शॉर्टेज नजर आ रही है। क्योंकि ये मुझे बताइएगा असदुल्ला साहब के जो K4 का मंसूबा है जो कि 2016 में FWO को अवार्ड किया गया, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है सर? क्या किस स्टेज पे है इस वक्त K4 का मंसूबा? देखिए, इसका बेसिक क्योंकि हमारे इसके इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और वो इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो टेक्निकल सर्विसेज को मेंटेनेंस की जो इस वक्त पानी अवेलेबल है उसको मैं ये मैनेज करना है। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं मीटिंग्स में जरूर शामिल रहता हूं और मैं जरूर गाय बगाए इसकी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलती है कि ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आफ्ताब साहब की, ये 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2 साल के अंदर तकमील में इसे पहुंचना था। और ये बिल्कुल अब ये बात जो है ये कोई ढकी छुपी नहीं है, अब ये को भी पता मालूम हो गया है कि इसके अंदर 2-4 ऐसे कंपोनेंट्स थे जो उस वक्त इंक्लूड नहीं हुए थे, वो PC1 का पार्ट नहीं थे, अब वो PC1 का पार्ट बन चुके हैं। और मुझे ये कभी उम्मीद है मेरी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2020 के अंदर 2020 के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। सर एक चीज इसमें पहले मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहूंगा, फिर आफ्ताब साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि PC1 का पार्ट अब बना दिए गए हैं, यानी पंपिंग का सामान है या और दूसरी चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, पंपिंग एंड पावर। सर ये जो कॉस्ट बढ़ी है यानी 25 अरब रुपए से इस वक्त K4 की क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है PC1 की? देखिए, मैं फिर इसका अर्ज करूंगा कि कंसर्न प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। सर मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो चीजें इसमें बढ़ाई गई हैं, क्या इस वजह से कॉस्ट बढ़ गई है? क्योंकि सर FWO ने नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपकी, जो चीजें इसमें बढ़ाई गई हैं, जैसे इसका पावर का जो था जिसको इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का उस वक्त PC1 का ये पार्ट नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब इसकी बढ़ेगी तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी इससे। जी खाली इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा इशू है, नंबर 1। नंबर 2 ये पंपिंग स्टेशन है। मैं असद आपसे अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कराची को 400-450 MGD वाटर मिल रहा है, जिसमें लाइन लॉसेस के बाद कराची को 380 है, क्या ये पानी जो कम मिल रहा है ये कैपेसिटी ना होने की वजह से, पंपिंग कैपेसिटी, या पानी ही नहीं है? ये सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं। आफ्ताब, मैं अर्ज करता चलूं आपको कि जो हमारी इंडस सोर्स है ना, उससे हमारी जो पानी का कोटा है इस वक्त जो अवेलेबल कोटा है, क्योंकि पीछे से हम इसको भी देते हैं, स्टील मिल को भी देते हैं और पोर्ट कासिम को भी देते हैं, उनका नेटवर्क लगा हुआ है, वो भी हमारे सिस्टम में से जाता है पानी। ठीक है, इसी तरह से घारो सिटी, दाबेजी सिटी, इसको भी इसी सिस्टम में से पानी जाता है, क्योंकि हमारा पानी वहीं से नेटवर्क आ रहा है हमारा। तो जो इस वक्त हमारे पंप वहां पे लगे हुए हैं दाबेजी के ऊपर, वो नो डाउट बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि उनकी लाइफ पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो पानी इस वक्त दाबेजी तक पहुंच रहा है वो तकरीबन पहुंचता है हमारा वही 460 से लेके 470 MGD तक का। और इस वक्त वहां पे प्रेजेंटली हमारे 21 पंप वहां पे चल रहे हैं। टोटल वहां पे हमारे जो पंप्स हैं वो 27 हैं। हर पंप हाउस के अंदर 4 पंप चलते हैं, एक स्टैंड बाई में है। जैसे आप फरमा रहे थे तो थोड़ा सा इसकी तस्दीक कर लीजिएगा कि इस वक्त कोई ऐसा वहां पे पंप नहीं है जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक न चल रहा हो वहां पे, क्योंकि फेजेस हैं। तो आपने सही फरमाया कि सबसे पहला फेज जो है वो 1958 का है, जो इस वक्त खत्म हो चुका है। उसका
निम बदल जो है वो 100 एमजीडी पंप हाउस इस वक्त हमारा बन रहा है वहां पे, उसकी फाइनल स्टेज के ऊपर आ गए, उसकी मशीनरी तमाम दरामद। सवाल असद भाई, सवाल यही है कि आज जो इतने क्राइसिस के बाद इतना लेट पंप हाउस क्यों बन रहा है, या आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले क्यों नहीं बना? हम उस दौर में क्यों रह रहे हैं जहाँ प्लानिंग नहीं होती है? हम स्टोन एज के दौर में थोड़ी हैं। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इसको सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। उसकी वजह शायद जो हमें समझ में आती है कि कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा भी सिंध गवर्नमेंट के पास चला गया। तो आज जो मुर्तजा वाब साहब का स्टेटमेंट है कि पानी नहीं मिल रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट क्लियरली बताए कि फेडरल के अगर है मसला कि पानी नहीं मिल रहा और आपके पास कैपेसिटी है, तो हम असम्बली में कराची के बिहाफ पे मैं मुकदमा लड़ूंगा। फेडरल गवर्नमेंट के साथ पूरी सपोर्ट देंगे, हम इरसा से दिलवाएंगे। फैसल वाडा हमारे मिनिस्टर वाटर बोर्ड के मौजूद हैं। तो मगर हमने कलेक्टिव एफर्ट्स करनी है, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल ने मिलकर कराची के लिए। कराची तरस रहा है पानी को, और अब इसका हमने जो अल्टरनेट निकाला है बुलंद इकबाल साहब, आपको मालूम है कि हमने आरओ प्लांट लगाने शुरू किए अपने रिसोर्सेज से, प्राइवेट सेक्टर से, और हमने एक चमकता दमकता कराची लॉन्च कर रहे हैं, मुहिम शुरू कर रहे हैं। असद साहब ये बता दीजिएगा कि जितनी पंपिंग कैपेसिटी है उतना पानी मिल रहा है धाबे जी को, उससे कम तो नहीं हो रहा है? धाबे जी मिल रहा है, लेकिन ये आफ्ताब साहब ने मेरे मुंह की बात छीन ली कि देखें कराची शहर जो है ये सबका शहर है, ये कराची शहर जो है ये सबको पालता है। मैं किसी इलाके का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। इस कराची शहर के अंदर सब आते हैं और इन माशाअल्लाह सबको ये कराची शहर पालता है, और इसका रोजगार, हर इंसान अपने रोजगार के लिए इस कराची शहर में आता है। इसकी नेचुरली पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो मैं इस बात से 100% असद साहब, लेकिन बात तो ये है ना कि इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पानी में कोई कमी नहीं की गई है, कराची का या सिंध का पानी रोका नहीं गया है। इस हवाले से वाज़ेह फरमा दीजिएगा ना कि क्या मतलब जितना पानी K4 जो लेट शुरू हुआ था उसमें थोड़ा सा एक इसमें ये फुकदान ये जरूर था कि इरसा से हमें अप्रूवल नहीं मिल रही थी, इरसा से कोटा हमें नहीं मिल रहा था, वो डिले जरूर हुआ। उसकी डिले होने की वजह से K4 प्रोजेक्ट पहले बिल्कुल डिले हुआ है, लेकिन बाद में ये डिसाइड हो गया और इरसा से हमें कोटा मिल गया। और इस प्रोजेक्ट को वाकई बहुत तेजी से कंप्लीट होना चाहिए। और जहां तक बिल्कुल आफ्ताब साहब की बात से मैं एग्री करता हूं ये कि ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है, और दोनों इसके अंदर जितना हिस्सा डालेंगे, जितना तेजी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उतना कराचीस्ट को जो है वो फायदा होगा और जल्द अज जल्द इस अजाब से जान छूटेगी। असद साहब ये बता दीजिएगा, वैसे आपकी स्पेशलिटी नहीं है लेकिन मैं जानना ये चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि K4 पे अब तक 10-10.5 अरब रुपए खर्च हुए हैं, जबकि वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से 12.5 अरब रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से से जो पैसे लगाने थे K4 पे, क्या वो अब तक लगाए? सर देखें, मुझे जहां तक याद है कि सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा मरला था, और लैंड एक्विजिशन के अंदर जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपना पूरा किरदार एक तो अदा किया और सारी लैंड जो है वो अवेलेबल की है। इसके अंदर थोड़ा सा जरूर एक पार्ट जो है वो प्राइवेटली, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो अब तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं है, कुछ केसेस चल रहे हैं, 8 केसेस हैं, कुछ और चीजें 8 केसेस चल रहे हैं, इसके अलावा बिल्कुल कंप्लीट नहीं है अभी तक लैंड एक्विजिशन। पार्ट है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये प्रॉपर जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बता सकते हैं। ये 2019 शुरू हो गया है, 2020 में से कंप्लीट होना है, और जिस स्पीड से काम चल रहा है उस हिसाब से कहीं से नहीं नजर आ रहा कि ये K4 का प्रोजेक्ट 2020 में भी कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए कि अब तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग, पावर हाउसेस, ये तो सर कोई प्लान ही नहीं किए गए अभी तक। सर देखें, मैं ये अर्ज करता चलूं, अब इस वक्त जो है इसके ऊपर बहुत तेजी से सिंध गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, और जो अदारे जिसके ऊपर जो इस पे काम कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर अब बहुत तेजी से मतलब पूछगछ भी हो रही है, इसके ऊपर मीटिंग भी हो रही है और काम भी तेज हो रहा है। ये मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ कि काम तेज हो गया है बहुत ज्यादा। सॉरी, आप ये बता सकेंगे K4 पे कितने प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं आपके चेंज हुए हैं अभी तक? प्रोजेक्ट मैनेजर देखिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह लें आपके, इस वक्त जो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तीसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जी। अब बताइए, एक प्रोजेक्ट के ऊपर तो 2.5 से 3 साल का प्रोजेक्ट, उसमें 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेंज हो गए, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? सर वजह क्या है? सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है तो। क्यों चेंज होते हैं बार बार प्रोजेक्ट डायरेक्टर? सर देखिए, जो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए।
बनाया क्यों था? उनको नहीं मालूम था कि एज है, पासपोर्ट आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो 6 महीने से पहले आपको रिन्यू कराना पड़ता है, वीजा नहीं लगता, तो पता था कि रिटायर होने वाले, अचानक तो रिटायर हुए नहीं है। जी जी जी। तो दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए और उन्होंने बहुत तेजी से इसके ऊपर काम किया और वो काफी इसको आगे लेकर गए, और उसके बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है वो एक डीएमजी ऑफिसर हैं हमारे, उनको लगा दिया और वो इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके। असद साहब, आप अपनी इवैल्यूएशन से मुझे ये बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि K4 का प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, हकीकतन बताइएगा। तो मैं बिल्कुल फेयरली बता रहा हूं कि इसके अंदर कोई, मैं आपका डॉक्टर साहब आप मुझे जानते हैं, मैं बिल्कुल दो टोक और बिल्कुल क्लियरली बताता हूं इसको कि बेसिकली मेरा जो जाती ख्याल है वो ये है कि दिसंबर 2020 में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप तो माशाल्लाह इंजीनियर हैं, आपके जो एमडी हैं क्या वो भी इंजीनियर हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अफसर हैं वो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो एक स्ट्रक्चर टेक्निकल इदारा है, उसका एमडी जो है नॉन इंजीनियर है। अच्छा, तो असद साहब इसके अलावा अब यानी K4 के अलावा और कोई तरीका नहीं है अभी जो कराची में पानी की कमी जो चल रही है, मतलब वो है इमीडिएटली इस वक्त कोई नहीं है। एक सिर्फ ये हो सकता है, लेकिन फिर वो उम्मीद की बात है, और वो उम्मीद ये है कि कमिंग मॉनसून में जो है वो हब डैम के अंदर पानी आ जाए तो एक बहुत बड़ा 100 MGD का हमें वहां से पानी का फ्लो मिल जाएगा। डबल रोटी का क्या? अच्छा साहब, डबल रोटी से भी तो कुछ अरेंजमेंट्स होना चाहिए उस पे। आफ्ताब साहब, आप बिल्कुल कराची की डायनामिक्स को मुझसे ज्यादा समझते हैं। डमलोटी के जो वेल्व्स हैं उसमें रेती और बजरी इतनी एक जमाने में से लिफ्ट हुई है कि अब वो जो वेल्व्स हैं, जो उसकी नर्व्स थी और जो जब बारिशें होती थी, आप उस सिस्टम को समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं उसको, कि उसकी जो नर्व्स थी और उसकी जो उस वेल्व्स को जो चार्ज करता था पानी उसका रिवर का, वहां से इतनी रेती बजरी एक जमाने में उठी है कि अब वो वेल्व जो है ना वो ड्राई हो गए हैं, वहां से अब पानी जो है वो पॉसिबल नहीं है डब्ल्यूटी से। अच्छा, बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। उम्मीद ही कर सकते हैं कि K4 का प्रोजेक्ट इस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 2020 के दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि नजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 46 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये रुका हुआ प्रोजेक्ट है, अभी तक इस पर कोई वर्किंग नहीं की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी साहब। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से कबल K4 मंसूबे के हवाले से, यानी कराची के पानी की जो किल्लत है उसको पूरा करने के लिए K4 का एक मंसूबा जो कि सिंध हुकूमत ने अवार्ड भी किया, यानी 2010 में ये मंसूबा बनाया गया, बिलाखिर 2016 में ये FWO को अवार्ड किया गया, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी, अब 2019 आ गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई खातिर ख्वाह काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ वजह यह है कि लैंड एक्विजिशन पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि FWO ने नेशनल इंटरेस्ट में ये मंसूबा, हालांकि कीमत इसकी बढ़ भी गई थी, कॉस्ट एस्केलेशन आ गई थी, लेकिन फिर भी ये 25 अरब में ही कबूल कर लिया था। और इसी हवाले से जो 50% सब्सिडी है, यानी वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 12.5 अरब रुपये सिंध गवर्नमेंट को दे भी दिए थे। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा आफ्ताब साहब, अब K4 अपनी जगह, मुझे बताइएगा कि मेमन डैम जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है, तो सर ये मतलब इसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन है, ये तो नहीं होगा कि फिर दोबारा जिस तरह बाकी मंसूबों के साथ होता है, चाहे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो या और दूसरे मंसूबे हों, एक चीज़ अगर 4 अरब से शुरू होती है तो जब तक वो कंप्लीट होती है वो 20 अरब पे जाती है, जैसे K4। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरे ये ख्याल है कि ये जो टेंडर हुआ है ये पेपरा रूल है पाकिस्तान में जो है एप्लीकेबल है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो भी एस्केलेशंस आएंगी वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक फार्मूला है, वो उस फार्मूले के तहत वो 5 to 7% मेरे ख्याल में एस्केलेशन मार्जिन ऑलरेडी रखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, और किन किन चीज़ों पे एस्केलेशन दे रहे हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ एस्केलेशन जो मैक्सिमम अगर आ जाती है तो 5-10% के अंदर ही अंदर रहती है। नॉर्मली प्रोजेक्ट कॉस्ट जो क्लोज हो जाती है उसी पे होता है। तो ये जो मेमन डैम है, एक तो ये इसके ऊपर आजकल इशू चल रहा है कि डेस्कॉम को दे दिया। ये लोगों को, आपके नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की
जिसने डैम्स भी किए हैं, रोड्स भी किए हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं FW के साथ, और एक ये तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसका अगर आप गूगल पर जाएं, टर्नओवर देखें, एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन का टर्नओवर है, 5000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और ये टेंडर जो हुआ है 2 एनवलप टेंडर होता है। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। 2 एनवलप में होता है कि एक होता है टेक्निकल, जब टेक्निकली इवेल्युएट हो जाता है और टेक्निकली कंपनी क्वालिफाई करती है तो उसको फिर फाइनेंशियल एनवलप खुलता है। तो फाइनेंशियल में ये प्री क्वालिफिकेशन के बाद 2 स्टेप में होता है 2 एनवलप, उसके बाद फिर आगे पहले प्री क्वालिफिकेशन। अब देखें, हम सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक पाकिस्तानी इदारा है, कंपनी है पाकिस्तान की। आप इसी डैम को दे देते चाइनीज़ को या किसी फॉरेन कंपनी को, वो उससे 4 गुना ज़्यादा पे आपसे काम कर रही होती है, एस्केलेशन भी ज़्यादा ले रही होती है। ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दौर में एस्केलेशन ऐसी नहीं होगी और लोकल कंपनी हमारी खुद बना के देगी ये डैम। और लोकल टेक्नोलॉजी देखिए, इक्विपमेंट, ये जो जितने डैम है ये कोई बहुत मुश्किल साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मैसिव जो है इक्विपमेंट चाहिए होता है, कंक्रीट चाहिए होती है। डैम दरअसल एक गेट लगाना होता है और एक यानी गड्ढे के अंदर एक डैम लगता है। एक तो बेसिकली स्पिलवे है, दूसरा पावर है। ये नहीं आता कि 1400 अरब रुपए की कॉस्ट। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, क्या चंदा जमा करके दयामिर भाषा डैम बनाया जा सकता है? नहीं, चंदा तो एक देखिए, मैंने पहले भी कहा, सिंबॉलिक चीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने इसको सपोर्ट दिया। चंदा बिल्कुल है, ताकि इस कौम का हर फर्द, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो या ओवरसीज में, सब शामिल होना चाहिए था। वो रिस्पॉन्स आवाम की तरफ से आ नहीं रहा है सर। इतने अरसे में सिर्फ 10 अरब रुपए का जमा, इससे ज्यादा हो चुके हैं, काफी 12 अरब हो गए होंगे, 14 अरब हो गए होंगे सर, लेकिन 1400 अरब इस तरह तो 100 साल लग जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने करना। पिछले 30 सालों में, पिछले 40 से 50 साल ये प्रायोरिटी है कि वो गवर्नमेंट फंड से इसको बनाने में कामयाब होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता किस फंड से बनाएंगे, मगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अदरवाइज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 2025 में पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। ये हमारी मजबूरी, हमने करना है और ये कमिटमेंट है। ये PTI की गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आज खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई, जब तकरीबन KKF की जो जायदादें हैं, जो तकरीबन 3.5 अरब रुपए मालियत की बनती हैं, उसे FIA हुक्काम ने जब्त कर लिया है। और इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तर्जुमान का ये कहना है कि उन्हें इस किस्म की खबरों से बहुत तशवीश लाक हुई है और साथ ही साथ वो वफाकी हुकूमत और FIA और वकला से मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह इस मसले का हल निकाला जाए। क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है वो गरीब और मुस्तहिक़ लोगों की खिदमत का इदारा था, और ये जो पैसे या ये जो जायदादें बनाई गई थी ये दरअसल डोनेशन से बनाई गई थी। लेकिन FIA हुक्काम का ये कहना है कि इसके अंदर भत्ते की रकम और ये तमाम चीज़ें जो भत्ताखोरी थी वो उस रकम से ये खिदमत खल्क फाउंडेशन बनाई गई थी। इसमें मुख्तलिफ जायदादें हैं जो कि जब्त कर ली हैं FIA ने, और अब देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पर क्या स्टैंस लेती है, किस तरह इन चीज़ों को रेगुलराइज किया जाता है या इसकी जब्तगी को से बचा जाता है। क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है जिस दौर में ये तमाम चीज़ें कायम की गई वो एक अलग सिनेरियो था, और इस वक्त अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि 23 अगस्त या उसके बाद की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, तो अब इसको वो किस हद तक क्लेम कर सकते हैं या इसमें किस हद तक सफाई पेश कर सकते हैं, ये भी हमें जानना होगा। हम इस हवाले से बात भी करना चाहेंगे। ये लाइन पर मौजूद है। हेलो जी जी, हमारे साथ इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के आसिफ हसनैन साहब जो हैं वो लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आसिफ हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आसिफ साहब? हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं, FIA ने जब्त की हैं, तो क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि FIA की जो तहकीकात है, यकीनी तौर पर KKF जो है एक खिदमत खल्क का इदारा है, और कई ऐसे लोग सैकड़ों जो इस वक्त परेशान हाल हैं, खास तौर पर खुद MKM के अपने जो लोग हैं, 14 की फैमिलियां हैं और दीगर हैं, वो इंतहाई परेशानी में है। लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम लोगों को जो है कहीं अकोमोडेट नहीं किया गया है। मसले मसाइल उनके साथ हैं, फैमिलीज के साथ,
और दूसरी तरफ जो है इन पैसों का जो है वो जिस तरह से अगर मिस यूज हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि FIA को तहकीकात बिल्कुल करनी चाहिए और ये सारी चीजों को इंश्योर करना चाहिए। सर ये बता दीजिएगा, सर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिएगा कि आसिफ भाई, क्या ये जो खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें हैं, क्या ये भत्ते की रकम से बनाई गई थी या ये मुखैर हजरात की तरफ से डोनेशंस थी? देखें जी, किसी भी रकम से बनाई गई थी, अगर उनका इस्तेमाल जायज नहीं है जी और अगर उसका मिस यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये इदारे हमारे नैब हो गए भाई, उनका यही काम है, उनको अपनी जिम्मेदारी वो अपनी पूरी कर रहे हैं। और अगर कहीं पर ये है कि भाई उसको बच्चे की या किसी रकम से बनाया गया और ये चीजें सामने आती हैं, तो अल्टीमेटली उस पर भी एक्शन की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको करें और ये फिलहाल किसकी मिल्कियत है और किसके नामों पर है, इसका पर्पस क्या है, और अगर इसका पर्पस जो है वो कोई और है और ये फलाई तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ फिर FIA की जो इक़दाम है उसको आसिफ साहब ये बता दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है वो वाकई मुस्तहिक और गरीब और नादार लोगों की मदद ये फाउंडेशन कर रही थी, या फिर ये कि इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा था बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही थी? देखें जी, बज़ाहिर तो चीजें जो नजर आ रही थी कि जी नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी से लेकर जी के जो प्रोग्राम से सालाना और दीगर चीजें, ये तो बज़ाहिर थी जो कि जिससे पता चला था कि ये प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन इससे कहीं आगे जाकर अगर कोई ऐसी चीजें थी जिस पर FIA कह रहा है कि ये तहकीकात हुई है और उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है कि FIA तो अपना जो केसेस बनाएगा वो तो एविडेंस की बुनियाद पर बनाएगा ना। जी। और अगर गलत किस्म के केसेस वो लेकर जाएगा तो ये सारी चीजें न सिर्फ ये कि वॉश आउट हो जाएंगी, बल्कि इनके सारा नैरेटिव भी कमजोर पड़ जाएगा जो FIA ने और इदारों ने तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट करें, अगर कहीं पर इस किस्म के चीजें हैं तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जरूरत है। और किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि जो खिदमत के पैसे हैं लोगों की, गरीब लोगों के, पुअर फैमिलीज के, आम लोगों के, इस शहर के, इस मुल्क के पैसे हैं, उसको मिसयूज कोई भी करे, मैं नहीं समझता कि किसी को ये अख्तियार है। बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आपके साथ इलाक़ में मौजूद है और FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में आपको सीटों की ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी खिदमत खल्क फाउंडेशन के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करना, क्या समझते हैं सर, ये कहीं इलाक़ कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा? और वही 6 सीटें हैं जिनकी आपको बहुत ज़रूरत भी है। कतई नज़र अलायंस के मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से यह सवाल पूछा जाए कि किन बेसिस के ऊपर उन्होंने ये किया है। ज़ाहिर FIA ने किया, FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो बेसिस होंगी तो वो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन सियासी तौर पर आप नहीं समझते कि इस वक्त मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, क्योंकि सर ऑलरेडी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 70 साल से हम माजराई चल रही है, माजराई तो नहीं कहेंगे मैं MQM के साथ, तो हम तो ये चाहते हैं कि MQM के साथ पीपल्स पार्टी से टोटल महाजराई चल रही है। और अब अगर MQM से भी किसी किस्म की कोई चपखलिश होती है या मुमकिन तौर पे MQM अगर ये कहती है कि आपकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, तो फिर हुकूमत बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज होने की ये हमने देखते हैं कि पिछले 70 साल से हम कंप्रोमाइज करते चले आ रहे हैं। अब ये वक्त आया, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है मेरिट के ऊपर कि आपने एहतसाब भी करना है और राइट डायरेक्शन में भी चलना है अक्रॉस द बोर्ड। मैं बार बार कहता हूँ, वो सब चाहे वो PTI से ताल्लुक हो, तो हमें एक राइट डिसीजन लेने हैं। मगर अगर खिदमत खल्क का इदारा सही मायनों में चल रहा है तो उसको देखना होगा कि उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कोई ज्यादती हो गई है या वहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही थी, तो जिसके बेसिस पे FIA ने ये इकदाम उठाया। इसको फेयरली और ऑनेस्टली जो है ना, इसको इवेल्यूएट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। एक डैम की आप बात कर रहे थे, ये स्वात रिवर पे है और 309 बिलियन की इसकी लागत है और इससे 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आजकल जो बिजली पैदा होती है जो डैम से होती है वो 2.5-3 रुपए में पैदा होती है जो सेल की जाती है, तो बहुत मतलब
एक तो इस लिहाज से ऐसा होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कम हो जाएगी इंशाल्लाह। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो बहुत ही कम कीमत में बिजली, इनिशियल कॉस्ट उसकी जरूर ज्यादा होती है मगर लॉन्ग लेकिन रनिंग कॉस्ट कम होती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक लास्ट स्टोरी जो हमारी रह गई थी, वो एहतसाब अदालत ने आज साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान मोहम्मद को गिरफ्तार भी किया और उनको हिरासत में लेने के बाद नैब अदालत में पेश किया गया। नैब अदालत ने 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर काजी जान मोहम्मद को नैब के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये डीसी मलीर की, ये कहाँ तक इसमें शवाहिद मिलते हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और इसका सिरा कहाँ तक जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो काजी जान मोहम्मद का नाम जो है वो JIT रिपोर्ट में भी मौजूद है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसी JIT रिपोर्ट की बेसिस पे इन्हें शायद गिरफ्तार किया जाए, लेकिन नैब हुक्काम का ये कहना है कि काजी जान मोहम्मद के खिलाफ और भी बहुत से केसेस हैं जो इससे पहले के हैं और इस हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।